इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं संविधान का परिचय। इस वीडियो से मैं संविधान की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और उसका ये पहला वीडियो है और इसमें संविधान का जो परिचय है केवल उसकी मैं बात करूंगा। देखिए, ये वीडियो कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनाया गया है और इसमें जितनी भी मैं बातें करूंगा वो सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होंगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं संविधान का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। देखिए, संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है, वह संविधान होता है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है, आपको बस इसे याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान आखिर होता क्या है, क्या चीज है संविधान, तो सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा छोटी सी याद रखनी चाहिए कि आप बता सको। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में लोग संविधान, गांव में तो संविधान का सा भी नहीं जानते लोग कि संविधान होता क्या है। आजकल जो युवा हैं, अगर उनकी बात करें तो वो कब संविधान को पढ़ते हैं, जब उन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती है तभी वो संविधान को पढ़ते हैं, अन्यथा उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर संविधान को अपनी मूल जिंदगी में देखा जाए तो संविधान का एक बहुत अहम रोल है। इसीलिए हमें संविधान की जो बेसिक जो जानकारी है वो बहुत जरूरी है। तो आपको ये परिभाषा यहाँ पे याद रखनी है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। परंतु वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, देखिए संविधान सभा के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। वैसे तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि संविधान सभा क्या थी। तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था क्या? संविधान। और पूरा जो संविधान है वो कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। और उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 465 अनुच्छेद। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद तो आज भी 395 ही हैं, लेकिन अनुच्छेदों के अंदर जो अनुच्छेद होते हैं जिन्हें उप अनुच्छेद कहा जाता है, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज ना हो। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये याद रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बेसिक जानकारी है, आपको याद जरूर होनी चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। देखिए कितना समय लगा, ये तो वैसे भी कोई ना कोई पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोग, देखो मेरे यार दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ तब। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान कॉपी है। अगर संविधान कॉपी है तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय नहीं लगता। इसकी मैं चर्चा आगे आने वाले वीडियो में करूंगा और कुछ चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। तो आपको ये जितना हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना कहें, उद्देशिका कहें या फिर प्रियम्बल कहें, एक ही बात है।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये तो थी प्रस्तावना कहें उद्देश्य का कहें या फिर प्रियम्बल, ठीक है। और इसको याद करना बहुत जरूरी है, आपको ये पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि देखो संविधान अगर आप ना भी पढ़ पाओ तो सिर्फ ये प्रस्तावना उद्देश्य का जो भी कहें या प्रियम्बल, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो पूरे जो संविधान का सार है उसे आप समझ सकते हो आसानी से। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको याद करना तो बहुत जरूरी है। अब बात आती है इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे कि लोकतंत्रात्मक और राष्ट्र की एकता अखंडता। इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। इसमें तो मैं केवल संविधान के परिचय की बात कर रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों पर। देखिए स्रोतों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर स्रोतों की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान है वो कॉपी किया गया है। लेकिन बस मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा कि हमारा संविधान कोई कॉपी नहीं है, बस बाहर के देशों में जो अच्छा था उसको लिया है, जो अच्छा नहीं था उसको नहीं लिया है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं कि भारत के संविधान में जो जो लिया गया है बाहर के देशों से वो क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ए विधि का शासन, यहां पर कहा गया है विधि का शासन का मतलब होता है कि यहां केवल कानून का ही शासन है, यहां किसी अन्य का शासन नहीं है, जैसे कोई तानाशाह वगैरह का शासन नहीं है यहां पे, ये सीधा कहने का मतलब है। बी एकल नागरिकता। देखो यहां पर एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने भारत की नागरिकता है मेरे पास और मैं किसी अन्य देश के ले लूं, मान लो नेपाल की नागरिकता ले लूं, तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, ठीक है। दोनों नागरिकता एक साथ नहीं रख सकती, तो इसीलिए यहां पे कहा गया है एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता। सी द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे जो संसद है उसमें दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। डी विधि निर्माण प्रक्रिया। इसका मतलब है कि जो कानून बनता है उसका जो निर्माण होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, ये जो सिस्टम है ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। लेकिन याद रखना पूरा नहीं लिया गया है कि एकदम समझ लो कि पूरा उठाया और सीधा कॉपी कर दिया, ना बिल्कुल नहीं ऐसा, यही तो हमें समझना है। ई सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। यहां पर कहने का मतलब है कि जब भी वोटिंग होती है जिससे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। तो ये जो सिस्टम है ज्यादा वोट जिससे मिले वो जीता, तो ये जो सिस्टम है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, आपको ये यहां पे याद रखना है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं ये ब्रिटेन से ली। वैसे तो और भी कुछ चीजें महत्वपूर्ण थी लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो महत्वपूर्ण थी उनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की हुई है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। हम भारत के लोग, केवल इतने जो शब्द हैं प्रस्तावना के, हम भारत के लोग, जैसे कि अभी मैंने प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाई थी,
हम भारत के लोग केवल जो इतना जो शब्द है, मतलब भारत तो वहां पर नहीं कहा जाएगा, हम भारत को यहां पे हटा दिया जाए, बस इतने ही शब्द अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पूरी प्रस्तावना ही अमेरिका के संविधान से कॉपी करके यहाँ पे पेश कर दी गई है, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि जब बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं ना संविधान पर, तब ऐसी बातें आती हैं सामने। तब मुझे लगता है कि हमारे जो देश में जो युवा वर्ग है उनके अंदर बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं संविधान को लेकर। मूल अधिकार, ये थोड़ा अच्छा मुद्दा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, लेकिन पूरे के पूरे नहीं लिए गए हैं। केवल वहां पर देखा गया है कि जो वहां के नागरिक हैं उन्हें क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, बस ये देखा गया है। मूल अधिकारों की बात करें तो देखो, मूल अधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी मैं आपसे यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वही मूल अधिकार होते हैं। और इनको न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है मूल अधिकार को, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। संविधान के भाग 3 में आपको ये याद रखना है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। वैसे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी चाहिए। हालांकि मूल अधिकारों पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल से एक एक चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर एक मैं बेसिक चर्चा कर रहा हूं। शायद आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन पता नहीं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई अच्छी चीज देखता हूं तो उस पर थोड़ा डिटेल से बात करना मैं पसंद करता हूं। तो संविधान के भाग 3 में 12 से 36 तक अनुच्छेद जो हैं, तो उनमें क्या मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और संविधान के भाग 3 को ही अधिकार पत्र या फिर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। और प्रारंभ की अगर बात करें तो प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन 1978 में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये प्रश्न ये समझ लो कि न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अगर बात करें तो अब कितने हैं मूल अधिकार, तो अब 6 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, फिर अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर नहीं सुन पाया है तो एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो। सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, इससे क्या मतलब है? जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये स्वतंत्र हैं। जैसे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी राज्य सरकार के दबाव में नहीं रहता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसी केंद्र सरकार के दबाव में नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये जो सिस्टम है, जो स्वतंत्रता का जो सिस्टम है, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ई, संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब होता है कि भारत में अगर कोई चीज सर्वोच्च है तो वो है संविधान। ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, कोई नहीं है। संविधान के अलावा कोई भी सर्वोच्च नहीं है। तो ये जो संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है संसद के द्वारा, तो ये जो सिस्टम है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो
अमेरिका के संविधान से ली गई हैं या फिर अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। मान लो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिस्टम ना होता तो क्या अच्छी बात होती? अगर इसको बाहर के देशों से लिया गया है तो क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान लो भारत में कोई बीमारी फैली हो, अमेरिका ने दवा खोज ली या किसी अन्य देश ने खोज ली, तो भारत क्या ना ले? अब उसी को अगर ये कहा जाए तुम तो चोर हो भाई, बाहर से दवा लेके आ गए तुम, तो ये जो है ना, ये थोड़ा जो मानसिकता का जो खेल है ना, इसको हमें समझना होगा। तो यही चीज तो हमारे जो युवा है ना उनमें फैली हुई है, वो समझ नहीं पाते। जो लोग ऐसा दिमाग में घुसेड़ते हैं ना ये जो बातें कि भाई संविधान कॉपी है, उनका आखिर मतलब क्या होता है? देखो ये राजनीतिक वीडियो नहीं है, आप लोग बुरा मत मानना। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी मुद्दे पे जब बात करता हूं तो बड़ी गहराई से कर देता हूं। तो चलिए मैं इस टॉपिक को हटाता हूं। तो यहाँ पे आपको ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई इनको समझना है। अमेरिका के संविधान से ये सब ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया, जैसे कि हमारे संविधान में जब भी संशोधन होते हैं तो जो संशोधन की जो प्रक्रिया है तो ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मान लो अगर संविधान में संशोधन प्रक्रिया ना होती तो क्या होता? तो बहुत गड़बड़ खेल हो जाता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जब भी राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनके जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यहां पर कहने का मतलब है कि आपका एक परिवार है, परिवार में एक मुखिया भी होता है। जैसे आप गांव में गए हो, गांव में क्या शहर में भी वही सिस्टम है। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो जो सबसे जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसमें एक न एक व्यक्ति पावरफुल होता है। तो ऐसा मान लो केंद्र और राज्यों को मान लो उनके बच्चे। तो ठीक यही सिस्टम भारत में अपनाया गया है। जो केंद्र है ना उसके पास बहुत तगड़ी शक्तियां हैं, राज्यों के पास इतनी तगड़ी शक्तियां नहीं है। तो बस सेम यही यहां पे कहा गया है कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये कहां से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। यहां पे कहने का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का जो विभाजन है ना, ये भी कनाडा से लिया गया था। मान लो एक यहां पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि केंद्र सरकार अगर मजबूत ना होती और राज्यों को मजबूत कर दिया जाता या फिर बराबरी का अधिकार दे दिया जाता तो फिर क्या होता? तो फिर वही होता कि जम्मू कश्मीर से जो अभी हट गई है ना ये 370, वो नहीं हटती। क्यों? क्योंकि वहां केंद्र और राज्य दोनों ही एक जैसे हो जाते। तो यहां पर कैसे हटी? जब केंद्र मजबूत था तभी तो हटाई। अगर केंद्र मजबूत नहीं होता तो नहीं हटती। तो ये जो सिस्टम है, मान लो बिहार है, यूपी है, एमपी है, अगर ये भी सेम होते तो हो सकता है भारत के बीच से ही एक देश और नया बन जाता। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया है। केंद्र मजबूत है तो जो स्टेट है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं करते, नहीं तो पता चलता कि एक स्टेट ने अपने आप को देश घोषित कर दिया है भारत के अंदर। तो ये जो सिस्टम है वैसे बहुत अच्छा सिस्टम है कि केंद्र मजबूत है। तो केंद्र अगर मजबूत है इसीलिए जो बाद बाकी जो स्टेट हैं वो उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य। देखिए इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। तो समवर्ती सूची आपको पता है क्या होती है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान। देखिए व्यापार और वाणिज्य संबंधी जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य का की विशिष्ट भाषा। देखो प्रस्तावना का है या उद्देश्य का है, इसकी जो भाषा है तो विशिष्ट भाषा है। तो ये जो विशिष्ट भाषा है ये कहां से ली गई थी? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। संसदीय विशेषाधिकार। देखिए संसदीय विशेषाधिकार इसका मतलब क्या होता है? जो कठिन शब्द होते हैं उनका मैं मतलब बता देता हूं। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, जैसे कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास थोड़ी ना है कानून बनाने का अधिकार, कानून केवल संसद ही बना सकती है। अब मान लो ऐसा कोई कह दे कि हाँ भाई सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है कानून बना देगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कानून के निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।
संसद ही कानून का निर्माण कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये जो सिस्टम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड, इससे क्या लिया गया है? देखिए, आयरलैंड से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल उन चीजों की चर्चा की है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसमें बहुत डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपको ये यहां पे याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी जो प्रक्रिया है तो ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो नामांकन प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब बात करते हैं कि फ्रांस से क्या लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो ये थोड़ा मैं आपको इसको समझा देता हूं, क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है। देखो, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो होती है जैसे कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, यानी कि कोई भी हो, कलेक्टर ही क्यों ना हो, वो वंशानुगत नहीं हो सकता। वंशानुगत का मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, तो उसका बेटा भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा ना। हाँ, अगर वो चुनाव के आधार पर बन सकता है तो बन सकता है, लेकिन वंशानुगत नहीं बन सकता। कि मान लो वर्तमान में कोई राष्ट्रपति है, फिर उसकी डेथ हो जाए, फिर उसके बाद उसका बेटा बन जाए, फिर उसका बेटा बन जाए, फिर उसका बेटा बन जाए, तो ये जो सिस्टम है ये नहीं हो सकता। ऐसे कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद कोई उसका बेटा बन जाए, वैसे तो वर्तमान प्रधानमंत्री का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मान लो प्रधानमंत्री ने कोई मुख्यमंत्री हो, तो इस तरह की जो व्यवस्था है, तो ये यही व्यवस्था कहलाती है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, कब? जब मैं आपको प्रस्तावना के उन शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर तो मैं एक बेसिक चर्चा कर रहा हूं, तो ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ये भी फ्रांस से ही लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस से क्या लिया गया है? देखिए, रूस से मूल कर्तव्य रूस से लिए गया है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर मूल कर्तव्य, वैसे मैं आपको बता देता हूं, मूल कर्तव्यों को जो संविधान है हमारा, तो उसके भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें एक सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। शुरुआत में जो मौलिक अधिकार थे वो तो 10 थे, लेकिन 86 बार एक संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक जोड़ा गया था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, ये जोड़ दिया गया था। तो अब कुल मिला के हो गए हैं 11 मूल कर्तव्य। हालांकि मैं मूल कर्तव्यों पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं मूल कर्तव्यों की पूरी जो डिटेल है ना, वो मैं आपको उसी में बताऊंगा। यहाँ तो केवल मैं एक बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान का परिचय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक चर्चा है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय सभी जो मौलिक अधिकार हैं या फिर मूल अधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये आपको यहाँ पे याद रखना है बहुत अच्छे से। देखो, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में उन बातों की चर्चा की है जो बातें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी ही मैंने यहाँ पे चर्चा की हुई है। अब बात करते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी को यहाँ पे लागू किया गया है। जैसे कि कोई
कानून है वो संसद के द्वारा बनता है। तो जब भी बनता है तो उसी के अनुसार जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, उसी के अनुसार एक सिस्टम बनाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई संसद ने कोई कानून बना दिया और तुम अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जो 10 देश हैं, इनके संविधान से जो जो चीजें ली गई थी, भारतीय संविधान में जो जो चीजें अच्छी अच्छी थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो इस वीडियो में आपको याद क्या रखना है? देखिए, इस वीडियो में आपको जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, और मौलिक जो अधिकार है या जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है वो कहाँ से लिए गए हैं। इस तरह की जो चीजें हमने बताई हैं, थोड़ा डिटेल में उनकी चर्चा की है, तो उनको भी आपको याद रखना है। वीडियो अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया है तो आप इससे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो में कहीं कोई मिस्टेक आपको लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको वेबसाइट पर सुधार कर दूंगा। वीडियो में तो सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड हो गया, पर उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते आप। हाँ, वेबसाइट पर मैं सुधार कर सकता हूं। तो आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा उसे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।